दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अंशु नैथानी और आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल चैनल। आज की बड़ी खबर क्या है? इंडिया अलायंस के 8 सांसद मोदी जी के ऑफिस में पहुंच गए। भाई क्या बात है, इंडिया अलायंस के सांसदों पर बड़ी नजर है। पहले भी कई सांसदों को ले जा चुके हैं, अब ये कौन से सांसद हैं जो मोदी जी के दफ्तर में पहुंच गए हैं, चाय पी रहे हैं, आखिर बात क्या चल रही है? और अगर संसद की बात करें तो वहां बार बार बुलाहट हो रही है। भाई बिरला जी बुला रहे हैं, लेकिन फिर भी मोदी जी के दुलारे वहां पहुंच नहीं रहे हैं। कौन है दुलारे? वही हैं अमित शाह। क्यों नहीं पहुंच रहे? कोई डर है? बाहर जो कांग्रेस के सांसद है प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कह रहे हैं कि अमित शाह कायर है। तो अमित शाह ये सुन पाएंगे या फिर संसद में जाकर पेश होंगे? और ये जो 8 सांसद हैं, आखिर वो प्रधानमंत्री के ऑफिस में करने क्या गए हैं? ये सारी बातें आपको बताएंगे संतोष जी, जो लेकर आए हैं अंदर की खबर सिर्फ आपके लिए। संतोष जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। ये क्या बात है? मतलब इंडिया अलायंस के सांसद कौन से? भाई अब नए सांसद आ गए, कितने सांसद लेंगे अब ये बीजेपी वाले? देखिए अंशु जी, सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को नमस्कार। और ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, कौन आखिर चाहता क्या है। आप जरा बड़े ध्यान से, मैं दर्शकों से कहूंगा कि राहुल गांधी को अपने भरोसेमंद, अपने करीबियों का लिस्ट जो है एक बार फिर से तय करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह मीटिंग होती है, इंडिया अलायंस के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग होती है। उस फ्लोर लीडर्स की मीटिंग में भी वो सांसद शामिल होती हैं, और फिर उसके बाद वही सांसद अपनी पार्टी के दल बल के साथ 8 सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यालय है, संसद भवन परिसर स्थित, बहुत कम लोगों को पता होगा, वो संसद भवन जा रहे हैं, सदन के अंदर नहीं जा रहे हैं। दोनों में डिफरेंस समझिए। संसद भवन में प्रधानमंत्री का भी कार्यालय है, संसद भवन में गृह मंत्री का भी कार्यालय है, संसद भवन में राहुल गांधी चूंकि विपक्ष के नेता है लोकसभा में, उनका भी कार्यालय है, संसद भवन में मल्लिकार्जुन खड़गे चूंकि विपक्ष के नेता है राज्यसभा, उनका भी कार्यालय है। राहुल गांधी जा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जा रहे हैं, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसद भवन तो पहुंचते हैं, लेकिन वो सदन में नहीं जा रहे। भाजपा यही जवाब दे रही, जब विपक्ष कहता है कि सदन में आओ, तो भाजपा कहती है कि संसद में तो जा रहे। अरे संसद में आने के लिए नारे नहीं लगाए जा रहे, सदन में आने के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन के 8 सांसद पहुंच गए प्रधानमंत्री के दफ्तर में। नंबर अभी भी काफी कुछ बचा रह गया, और अमित शाह कह रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ओम बिरला की लिस्ट में नाम आ गया अमित शाह का, अंशु, फिर भी वो नहीं गए। देखिए मौसम कैसे बदल रहा है। राज्यसभा में हमने स्टोरी करी थी कि राज्यसभा के सभापति ने किरण रिजिजू से कहा कि भैया अपने गृह मंत्री को बता दो कि विपक्ष उनको यहां देखना चाह रहा है, तो एक बार सदन में आ जाए। अपील की उन्होंने, रिक्वेस्ट की उन्होंने, कायदे से उनको, जो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं और लोकसभा के जो चेयरमैन होते हैं, वो आदेश दे सकते हैं अंशु जी। वो किसी को भी सदन में प्रस्तुत होने का आदेश दे सकते हैं, क्योंकि सदन के मुखिया वो होते हैं। लेकिन अपनी पावर अगर आपने किसी और को दे दी तो उस तरह का अंजाम होता है कि ओम बिरला की लिस्ट में नाम था और उसके बावजूद अमित शाह नहीं पहुंचे। पहले मैं उसका, ओम बिरला की लिस्ट का जिक्र कर देता हूं, उसके बाद इंडिया गठबंधन के उन 8 सांसदों पर भी आऊंगा। आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये लोकसभा की जो लिस्ट बनती है, जो कार्यसूची की जो लिस्ट बनती है, वो लिस्ट जो है वो दर्शकों को मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। दर्शकों से कहूंगा खास तौर से इस लिस्ट को पढ़े और इस लिस्ट को पढ़कर इसको समझने की कोशिश करें। ये जो लोकसभा की जो कार्यसूची होती है, उस लोकसभा की कार्यसूची का ये मैटर नंबर 21 और मैटर नंबर 22 है। नीचे देख लीजिए, उत्पल कुमार सिंह सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के नाम है, उनके नाम से जारी होता है, इसमें हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होती। न्यू दिल्ली अगस्त 10 2026, और आगे वो दूसरी तारीख भी, हिंदू कैलेंडर वाली तारीख भी दे रखी है। इसका आइटम नंबर 21, ये द केरला अल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026, यानी केरल का नाम बदल के जो केरलम किया जाना है उससे जुड़ा बिल है। और क्या नाम लिखा हुआ है? श्री अमित शाह टू मूव दैट बिल टू alter the name of the state of Kerala to be Kerala be taken into consideration। और उसके बाद आ जाइए नीचे आइटम नंबर 22 पे, द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2026। इसके आगे भी क्या लिखा हुआ है? श्री अमित शाह टू मूव दैट द बिल फर्दर टू अमेंड द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक्ट 1962 बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब देखिए, इसमें से एक बिल जो है केरल का नाम बदल के केरलम करने वाला है, वो गृह मंत्रालय का बिल है, और गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है, इसलिए उनका नाम लिखा हुआ है। दूसरा बिल जो है
वो सहकारिता से जुड़ा बिल है। सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह है, तो उनका नाम लिखा हुआ है। इन दोनों बिलों को जो है वो अमित शाह को पेश करना था, और कल से इवन भाजपाई इकोसिस्टम जो है, वो भाजपा कवर करने वाले जो पत्रकार हैं, वो भी लगातार ये दावा कर रहे थे कि अमित शाह आएंगे, अमित शाह आएंगे, अमित शाह आएंगे। बिरला की लिस्ट में भी नाम आ गया, लेकिन अमित शाह फाइनली नहीं आए। और हुआ क्या, जो केरल को नाम बदल के केरलम करने वाला बिल था, वो पेश किया गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने। और जो सहकारिता मंत्रालय वाला जो बिल था, वो पेश किया, वो भी अमित शाह के डिप्टी सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने पेश किया। और हालात देखिए, 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो बिरला खुद नहीं आते, वो भेज देते हैं जो इंडिया गठबंधन के सांसद हैं, एनके प्रेमचंद्रन, चूंकि वो पीठासीन सभापति की लिस्ट में शामिल है। महज 30 सेकंड से भी कम में वो हाउस एडजर्न कर देते हैं 12 बजे तक के लिए। 12 बजे फिर हाउस बैठती है, तो ये तमाम सरकारी कामकाज निपटाए जाते हैं, एक के बाद एक 4 बिल पेश किए जाते हैं। उसमें अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री है, वो भी बिल पेश करते हैं, और 12:14 पर इस कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है 2 बजे तक। यानी आप समझ लीजिए कि अमित शाह सदन से नदारद है। अब इंडिया गठबंधन के 59 सांसदों की बात कर देता हूं। प्रधानमंत्री कितने व्याकुल है, कितने बेचैन है, एक एक सांसद पकड़ रहे हैं। अकाली दल की एक सांसद है सिर्फ। अब अकाली दल की उन सांसद को पकड़ने के लिए जो सुखबीर बादल की पत्नी है, सुखबीर बादल से मुलाकात की, सुखबीर बादल ने सपोर्ट कर दिया। पंजाब में फिर से गठबंधन की बात आ रही है, और जब गठबंधन की बात आ रही है तो बीजेपी ने शर्त रख दिया, क्योंकि नीतीश कुमार को हटाने में जितनी मेहनत लगी, ठाकरे परिवार को खत्म करने में जितनी मेहनत लगी राजनीतिक रूप से, उतनी मेहनत वो पंजाब में नहीं करना चाहते। तो उन्होंने सुखबीर बादल को कह दिया कि आप सेंटर में आ जाओ मंत्री बनके, और पंजाब छोड़ दो हमारे लिए। अब पता नहीं प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर बादल, जिनकी पत्नी लोकसभा सांसद है इकलौती, क्या वो इतना अपमान भारतीय जनता पार्टी के हाथों से सहने को तैयार है? ये एक बड़ी बात है। लेकिन अब दूसरी बात पे आ जाते हैं। सुप्रिया सोले, एनसीपी जो शरद पवार गुट है, उनके मुखिया शरद पवार की बेटी है, लोकसभा की सांसद है, और उन्होंने बाकायदा पोस्ट किया। मैं तो कभी कभी मुझे बड़ी हैरत होती है कि आखिर ये चल क्या रहा है। उन्होंने 11:57 पर पोस्ट किया। ये मीटिंग पहले हुई थी, इंडिया अलायंस की मीटिंग की तस्वीरें पोस्ट की है, जिसमें इंडिया अलायंस की मीटिंग की तस्वीरों में तमाम इंडिया गठबंधन के नेता नजर आ रहे हैं। उनके महाराष्ट्र से ही जो उद्धव ठाकरे के पार्टी के सांसद हैं, संजय राउत नजर आ रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता नजर आ रहे हैं, टीएमसी के नेता नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं, जो एनके प्रेमचंद्रन है वो भी नजर आ रहे हैं, महुआ मोइत्रा भी नजर आ रही हैं। इसमें तमाम इंडिया गठबंधन, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, गौरव गोगोई, ये सब नजर आ रहे हैं। तो यहाँ वो इंडिया गठबंधन की बात कर रही है, और फिर अपने दल बदल के साथ 8 सांसदों के साथ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय पहुंच जाती है उनसे मुलाकात करने के लिए। और एक बड़ी अजीब सी चीज है, जब भी नेताओं को असली बात नहीं बतानी होती है ना, तो या तो वो कहते हैं कि हम क्षेत्र के विकास के लिए मिलने आए थे, या वो कहते हैं कि कटसी मीटिंग थी। इन्होंने उसमें 2-4 और जोड़ दिए। उन्होंने 4-5 नाम, महापुरुषों के नाम जोड़ दिए कि हम इन सबको भारत रत्न देने की मांग के लिए आए थे। उन तमाम महापुरुषों को नमस्कार, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि आज की तारीख में अगर वो महापुरुष होते तो शायद कहते कि रहने दो भैया, ऐसी सरकार से जो लोकतंत्र का सम्मान नहीं करती, जो युवाओं का, देश के लोगों का सम्मान नहीं करती, उनसे हमें कोई अवार्ड नहीं चाहिए। तो अब राहुल गांधी के 8 करीबी सांसद एक तरह से भाजपा खेमे में, एनडीए के खेमे में जाने को तैयार है। अमित शाह का नाम बिरला की लिस्ट में आ गया। अब ये कहा जा रहा है, पहले तो उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर खतरा था, अब क्या ओम बिरला की कुर्सी पर खतरा है? देखिए, दिक्कत इनके साथ क्या है, ये बधे हुए हैं। अगर इनको कानून पास करवाने के लिए सदन में आने की जरूरत न पड़ती तो शायद ये भी ना करते, शायद ये भी नहीं करते। इनके लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया ये सब मायने नहीं रखती। हर आपात स्थिति को ये नॉर्मल स्थिति बना चुके हैं। आमतौर पर संसदीय परंपरा में क्या होता है कि कैबिनेट मंत्री कहीं फंस गया, कहीं वहां नहीं पा रहा, तो उसका डिप्टी पेश कर दे या कोई और मंत्री पेश कर दे, क्योंकि सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना पे काम करती है। अब अमित शाह ऐसे कौन से काम में फंस गए जो नहीं आ पाए? जो इस संविधान में इमरजेंसी के तहत कहा गया था कि नहीं, वो ना आ पाए तो ये कर दे, वो नहीं आ पाए तो ये कर दे, उसको ये लोग नॉर्मल प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अमित शाह को सदन में जाने की हिम्मत नहीं। उनको पता है कि वो बिल पेश करने जाएंगे तो सबसे पहले विपक्ष उन लाठियों का, उन आंसू गैस के गोलों का, उन पैलेट गन का उनसे हिसाब मांगेगा, जो उनकी पुलिस ने हमारे युवाओं पर बरसाया था, और हमारे युवाओं को जिस तरह से उन्होंने बेरहमी से मारा पीटा था। जी बिल्कुल, इस वक्त जो अमित शाह की स्थिति बनी हुई है, मुझे लगता है कि बिल्कुल सांप छुछुंदर की स्थिति बनी हुई है कि उगले कैसे और निगले कैसे, कि बिल भी वही पास कराने हैं जो कि उनकी ही मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं,
और आकर जो छात्रों का मुद्दा है उन पर पैलेट गन चलवाने पर उस पर भी उनको बोलना है, और विपक्ष उनकी माफी की मांग कर रहा है, यहाँ तक कि छात्र तो इस्तीफे की भी बात कर रहे हैं। अब अमित शाह, जो कि देश भर में अगर कहा जाए कि एक उनका अपनी अलग छवि पेश करते हैं, किरण रिजिजू ने भी तो कहा कि भाई उनसे तो आतंकवादी बड़े बड़े थर-थर कांपते हैं। तो वो शख्स अगर आकर हाथ जोड़ के माफी मांगेगा, या हाथ जोड़ के भी नहीं, अगर देश की जनता और छात्रों से माफी मांगेगा, तो पूरी छवि का क्या होगा? अब जैसे भाई मोदी जी की छवि है 56 इंच सीने की, तो इसीलिए तो वो माफी नहीं मांग रहे, वो माफी देते हैं। तो यहाँ माफी देने का रिवाज है, क्योंकि भाई इतने आपके 56 इंच भी हैं और आप आतंकवादी थर-थर कांपते हैं, तो वो पर्सनैलिटी पे कैसे जाएगा कि वो माफी मांग ले जनता से। तो ये बड़ी उहापोह होगी कि आखिर जाए तो जाए कैसे? बाहर जो है वो सांसद कांग्रेस के लगातार कह रहे हैं कि अमित शाह कायर हैं, अमित शाह कायर हैं, तो क्या वो उनको जवाब देंगे? तो ये स्थिति बड़ी विचित्र बनी हुई है। लेकिन बात यहाँ पर जो आपने उठाई है कि भाई इंडिया अलायंस में क्या हो रहा है? उनके ये सांसद को आखिर जाने की जरूरत क्या पड़ गई कि प्रधानमंत्री के पास, जबकि अभी संसद में इतना क्रूशियल टाइम चल रहा है, जब डीलिमिटेशन के बिल की बात हो रही है, जब एफसीआरए बिल की बात हो रही है, जिसका विरोध कर रहे हैं सारे विपक्षी दल, अपनी एकता दिखा रही है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर, चाहे छात्र आंदोलन मामले पर, पूरा विपक्ष एक साथ है। बाहर अखिलेश यादव भी बयान दे रहे हैं कि हम इन बिलों का विरोध करते हैं, और बीजेपी का। तो ऐसे में अगर एक था जो सुप्रिया सुले, जो शरद पवार की बेटी हैं, वो अपने 8 सांसदों को ले जाकर मिलती हैं और उस पर ये कहती हैं कि भाई क्षेत्र के विकास की बात करने गए थे, तो ये किसी से हजम नहीं होगा, किसी से नहीं पचेगा कि माहौल दूसरा चल रहा है, पार्टियों ने व्हिप जारी की हुई है, संसद में इस तरीके का माहौल है, और आप ये कितना गलत इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि भाई अलायंस पर चीजें ठीक नहीं चल रही, और आप जाकर विपक्षी खेमे में प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, उनके साथ चाय पी रहे हैं। तो ये क्या दिखाता है? हमेशा ही जो शरद पवार हैं, देखिए उनकी नजदीकियां प्रधानमंत्री मोदी से, बीजेपी से किसी की से छुपी नहीं है। वो ये गेम हमेशा खेलते रहते हैं, जिसे कहा जाएगा ना कि लुका छुपी का खेल खेलते हैं, कि कभी उनकी बड़ाई भी करते हैं। वो मोदी जी की कई मौकों पर बड़ाई भी कर चुके हैं, उनकी तारीफ भी कर चुके हैं। मोदी जी भी कह चुके हैं कि भाई हम शरद पवार जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। तो ये रिश्ता कुछ कहलाता तो है, और ये रिश्ता क्यों कहलाता है, आखिर बात क्या है, उसकी जड़ों में जानने के लिए देखना होगा। वही बात है कि हर किसी को अपने हित प्यारे होते हैं, और विपक्ष की राजनीति में उसका, विपक्ष के अलायंस का धर्म निभाने से पहले अपने जो राजनीतिक और धनतंत्र से जुड़े हुए जो हित हैं, वो ज्यादा जरूरी है। अब शरद पवार को भी लग रहा है कि उनकी जो बिल्कुल राजनीतिक अंशु जी, विरासत है। बिल्कुल अंशु जी, बिल्कुल आपने सही कहा। संक्षेप में हम दर्शकों को थोड़ी सी चीज बता दें कि इन 8 सांसदों के बावजूद भी एफसीआरए बिल तो अटक गया है। वो जो इनको संशोधित कार्यसूची आई है, वो आज वो बिल नहीं ला रहे हैं, कल पता नहीं क्या करेंगे, वो पता नहीं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अभी के बावजूद भी पिछली बार जो वोट हुआ था 298, ममता बनर्जी के 20 तोड़े और उद्धव ठाकरे के 6 तोड़े, शरद पवार के 8 भी साथ चले जाते हैं तो इनका आंकड़ा पहुंचता है 332। अभी भी 28 सांसदों की कमी है, और इसलिए ये पूरी कोशिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को साथ लाने की या तोड़ने की, और साथ ही डीएमके को साथ लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और, ये किस तरह से संवैधानिक नियम, कायदे, कानूनों और परंपराओं को तोड़ रहे हैं, वो अपने आप में एक वानगी है, वो भी दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। अभी हाल ही में ये 8 अगस्त को ये आदेश जारी किया गया है, वो जरा बता देता हूँ। पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को कैसे ये तोड़ रहे हैं। इन्होंने ईडी के डायरेक्टर जो राहुल नवीन है, उनको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया। वो 13 अगस्त 2026 को अपना कार्यकाल पूरा करने वाले थे, लेकिन अब 13 अगस्त 2027 तक ईडी बने रहे। इससे पहले हमें और आपको याद है, ईडी के एक डायरेक्टर हुआ करते थे संजय कुमार मिश्र, उनका कार्यकाल बार बार बढ़ाता गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या कोई और अधिकारी नहीं है इस देश में कि एक ही का कार्यकाल अब बढ़ाते चले जा रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण उनको नया बनाना पड़ा था। लेकिन इस बीच देखिए कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन और होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन का कार्यकाल 1-1 साल बढ़ाया। सोमनाथन का कार्यकाल 2 वर्षों का था, लेकिन अब वो 2027 अगस्त 2027 तक अपने पद पर बने रहेंगे। जबकि गोविंद मोहन का कार्यकाल तो अगस्त 2025 में ही खत्म हो गया था, लेकिन उन्हें एक के बाद एक 2 बार एक्सटेंशन दिए जा चुके हैं। होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला
और कैबिनेट सेक्रेटरी पीके सिन्हा का कार्यकाल भी अतीत में इसी तरह से एक एक साल तक अधिकतम संभव सीमा तक बढ़ाया जाता रहा। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, ईडी हो, सीबीआई हो, होम सेक्रेटरी हो, कैबिनेट सेक्रेटरी हो, इन तमाम लोगों के कार्यकाल बढ़ा रहे हैं। अब आप समझ लीजिए ब्यूरोक्रेसी का एक सिस्टम होता है कि आप एक साल में आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईआरएस बनते हैं, उसी हिसाब से आपका प्रमोशन होते होते आप इम्पैनल होते हैं सेक्रेटरी के लिए, फिर भारत सरकार के सर्वोच्च पद पर बैठते हैं। अगर एक ही व्यक्ति का कार्यकाल आप बार बार बढ़ाते रहेंगे तो उनके नीचे वाले जिनको प्रमोशन होना था वो बिना प्रमोट हुए रिटायर हो जाएंगे। पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम और ब्यूरोक्रेटिक ढांचे को तोड़ रही है मोदी सरकार। क्यों तोड़ रही है? हमें तो बताया जाता है 24 घंटे सातों दिन काम करते हैं साहब, तो 24 घंटे सातों दिन काम करने में ये टाइम पे अल्टरनेट क्यों नहीं ढूंढ पाते? अगर नया होम सेक्रेटरी बनाना है तो टाइम पे क्यों नहीं ढूंढ पाते हैं? नया कैबिनेट सेक्रेटरी बनाना है टाइम पे क्यों नहीं ढूंढ पाते हैं? नया ईडी डायरेक्टर बनाना है टाइम पे क्यों नहीं ढूंढ पाते हैं? या डर लगता है ये सारा राजदार हो गया है, किसी नए को लाएंगे तो फिर से सिखाना पढ़ाना पड़ेगा, उसमें 1-2 महीने लगेंगे। अब देखिए ईडी का कार्यकाल, डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ा और वहां झारखंड में जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसमें ईडी की एंट्री हो गई। अरे वो राज्य सरकार का मामला है, वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आज उनका जन्मदिन है, प्रधानमंत्री ने उनको जन्मदिन की बधाई दी है। हेमंत सोरेन से इतना ही कहूंगा, कोई किंतु परंतु लाग लपेट छोड़िए, किसी चीज की जरूरत नहीं है। सीधे उन विद्यार्थियों छात्रों को बुलाइए, उनसे बात करिए, जो भी चीज है। वो सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं, आप सीबीआई से बेहतर विकल्प दीजिए उनको, लेकिन उनसे बात कीजिए। बातचीत करना बहुत जरूरी है। एक लोकतांत्रिक देश में बातचीत और संवाद का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ देश की स्थिति किस तरह से बिगड़ती जा रही, ब्यूरोक्रेसी को आपने खराब कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सुनने के लिए एक यूनिवर्सिटी के कानून के छात्र तैयार नहीं है, ये हालत हो गई है। आपके आपके गृह मंत्री सदन से नदारद है, प्रधानमंत्री पूरे सत्र में सदन में नहीं गए, संसद नहीं सदन में नहीं गए, और हालत ये भी हो गई है। अब देखिए, ठीकरा आप दूसरों पे फोड़ते हो। वो योगी और नितिन नवीन की एक फोटो आई तो एक खबर आ रही कि शायद उस कैमरामैन को हटा दिया गया, जबकि कैमरामैन की गलती नहीं थी। उसी तरह से यहाँ देखिए, एक नया संसद भवन बनाया गया, और मैं तो चूंकि कवर करता था, विदेश यात्रा से मोदी आते थे, सीधे चले जाते थे, मजदूरों से मिलते थे, कहते थे अरे भाई साहब मोदी जी तो गजब मेहनत करते, थकते भी नहीं है। वो विदेश यात्रा से आए, ऐसा लगता था जैसे 50 किलो ईंटा उठा के लाए हो। विदेश यात्रा से आए, सीधे संसद चले गए, पूरी मीडिया गुणगान करती थी। एक एक चीज, नया संसद भवन जो है, बिल्डिंग है, वो मोदी की निगरानी में हुआ। अब पोच नहीं है उसमें, छाते वाले दृश्य आने लगे तो कहा जा रहा है कि बिरला साहब ने आदेश दिया। अरे प्रधानमंत्री दे देते आते, श्रेय लूटने के लिए प्रधानमंत्री आ जाए, वो सेंगोल लेके आगे आगे प्रधानमंत्री चलेंगे, लोकसभा स्पीकर बेचारे फ्रेम में भी ना आएंगे। लेकिन जब बदनामी का ठीकरा फूटना हो तो वो स्पीकर पे फूटे। राम मंदिर का आधे अधूरे का शिलान्यास मोदी जी करेंगे, बदनामी चंपत राय और मोहन भागवत पे चली जाए, एक बार भी वो बोलने को तैयार नहीं होते। ये तमाम चीजें बताती कि 56 इंच तो छोड़िए, पता नहीं 8, 10, 15 इंच भी है कि नहीं। जब भी मुसीबत में फंसते हैं तो भागते चले जाते हैं, पीछे हटते चले जाते हैं। अमित शाह कभी ऐसा करेंगे, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको कहूं तो मैं कभी सोच नहीं सकता था कि अमित शाह भी इस तरह से इतने डिफेंसिव हो सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर मोदी सरकार के लिए एक तरह से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और दर्शकों के लिए तो अंशु जी आप ही अपील कर दीजिए, स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ। जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसी तरह खबरों को तेज रफ्तार से आपके पास हम लाते रहें, जो खबरें हैं सबसे पहले भी आपको बताते रहें, और बिल्कुल सटीक और सच्ची खबरें बताएं, बिना किसी लाग लपेट के, बिना कुछ छुपाए वो खबरें आप तक लाएं। तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ये देख रहे हैं, अगर आप उसको मेंबर के तौर पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आप देख रहे हैं हमारा स्कैन को आप स्कैन कर लीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और कम से कम इसको, ये तो बहुत ही छोटा वीडियो है, 18 ही मिनट 20 मिनट का हो रहा है, तो इसे पूरा सुनिए, अपनी कमेंट, अपनी राय दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर जल्दी लौटकर आते हैं, खबरों का सारा अपडेट आपको देते हैं। जो संसद से लापता है, वापस आए कि नहीं आए, पूरी खबर रखेंगे और आपको खबरदार करते रहेंगे। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।